रवीश कुमार, जो कभी भारतीय मीडिया की धड़कन माने जाते थे, उनका सफर किसी उपन्यास से कम नहीं रहा। एनडीटीवी के स्टूडियो से शुरू होकर रमन मैगसेसे पुरस्कार तक की चढ़ाई, वो भी बिना सत्ता के सामने घुटने टेके। 2019 रमन मैगसेसे अवार्ड, रवीश कुमार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज आपको शुक्रिया कहने का दिन है। आपका होना ही मेरा होना है। ये कैसे पत्रकार का सफर है जिसने कहा था, Not all battles are fought for victory. Some are fought for simply to tell the world that someone was there on the battlefield. उन दिनों को याद कीजिए जब रवीश कुमार अपने प्राइम टाइम में सवालों की बौछार करते थे। सत्ता की चमक दमक से बेपरवाह वो सवालों के तीखे वार करते थे। आज जिस तरह से एनडीए ने, सुषमा स्वराज ने और अरुण जेटली ने जिन जिन मोर्चों पर आप लोगों को फेल बताया है, आपने उनके कार्यकाल के तो आंकड़े बता दिए, पर आपने संवैधानिक पर पदों के दुरुपयोग के बारे में नहीं बताया, आपने भ्रष्टाचार के मामले में नहीं बताया, तमाम तरह की बातों को। अर्थव्यवस्था में जो निराशाजनक माहौल है, जो सुषमा जी ने कहा है, उस पर आपकी टिप्पणी। उनकी भाषा में एक चुभन होती थी। ऑब्जेक्शन है, बार-बार मेरे फोन लाइन को काट दिया जा रहा है और आपका अरे संबित भाई, आप भी जानते हैं टीवी में कट जाता है, गजब है भाई। ड्रामा का भी एक लिमिट होता है संबित भाई, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। नहीं, ड्रामा का लिमिट नहीं है। ड्रामा कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि टेलीविजन में सिग्नल कट जाता है, आप काट दिया जा रहा है, और कोई मुझे काम नहीं है कि आपको हम आपको काट दे रहे हैं। गजब हाल है। बोलिए ना, 5 मिनट बोलिए। आप जानते हैं अच्छी तरह से, हमको और कोई काम नहीं है क्या? सवाल पूछा जाता है और हर बार आप जवाब दीजिए। आपका कट गया तो आप लगाइए ना साहब, आपके पास जवाब नहीं है क्या? आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, 70-75 प्रवक्ता हैं आपके, आपको कौन लाइन काट लगा? गजब बात करते हैं। बोलिए, मैं नहीं टोकने वाला। पूरा देश देख रहा है। देश कुछ नहीं देख रहा है। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप वो सवाल का जवाब दे दीजिए। देश को टीवी से नहीं दिख रहा है। एक उम्मीद होती थी कि पत्रकारिता का मतलब सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि जनता की आवाज बनना भी है। नागपुर में 1 दिसंबर 2014 की सुबह जज बृजगोपाल लोया की मौत दिल के दौरा पड़ने से बताई जाती है। 3 साल बाद उनकी बहन के सवाल हड्डियों में छेद कर देते हैं। लगता है कि उनकी किसी ने हत्या की होगी और हत्यारा आराम से टीवी देख रहा है। उसने कारवान मैगजीन की स्टोरी चुपके से पढ़ भी ली होगी। लेकिन वक्त की सबसे खराब बात यह है कि ये बदलता जरूर है और शायद लोग भी बदल जाते हैं। रवीश कुमार भी बदले और ऐसे बदले कि गिरगिट भी शर्मा जाए। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या जो जमीनी पत्रकारिता को जिंदा रखने वाले इस पत्रकार को बदल दिया? इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या हमारे करोड़पति नेता 40 करोड़ गरीबों की गरीबी दूर कर सकते हैं? सवाल आपके सामने था कि मुसलमानों का नेतृत्व कौन करे, मजहबी नेता या सियासी नेता? वही ज्यादा अच्छा है कि सदन के वेल में जाकर सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दी जाए और लगे कि हमने मुद्दा उठाया। अपने शुरुआती दिनों में रवीश कुमार सभी राजनीतिक पार्टियों से सवाल पूछने के लिए जाने जाते थे, चाहे कांग्रेस हो। अब लग रहा है कि मनमोहन सरकार कोमा में है और समझदार मंत्रियों ने आईसीयू से भागने का जुगाड़ कर लिया है। होता है, आप देश के किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आईसीयू से भागकर जान बचाने और अच्छे डॉक्टर की तलाश में दूसरे अस्पताल में जाने वाले कई मरीज मिल जाएंगे। या बीजेपी हो। अब ये मार्गदर्शक मंडल मजबूरी आयोग है या जरूरी आयोग? सरल हिंदी में बता दें। या हो आम आदमी पार्टी। जैसे आपने कहा नेहरू प्लेस में कि मैं बनिया हूँ, धंधा करना जानता हूँ, और लोग धंधा नहीं करते इस देश में बनियों के अलावा। मैं उसका पूरा कंटेक्स्ट बता देता हूँ, मैंने किस कंटेक्स्ट में बोला था। क्वालिफिकेशन है चीफ मिनिस्टर बनने का कि बनिया है और धंधा करना है। दुकान है कि सरकार है ये? रवीश ने हर पार्टी की जिम्मेदारी को खुलकर सामने रखा। उनके डिबेट्स में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा और गरीबी जैसे मुद्दे संतुलित रूप से उठाए जाते थे। लोगों को उनकी सच्चाई के प्रति निष्ठा पसंद थी और उनकी बेधड़क पत्रकारिता ने जनता के नजरों में उन्हें एक आदर्श पत्रकार बना दिया था। अगर टीआरपी हमारी मंजिल है तो इसके हमसफर आप क्यों हैं? क्या टीआरपी आपकी भी मंजिल है? इसलिए हम आपको टीवी की उस अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहते हैं जहां आप तन्हा उस शोर को सुन सकें, समझ सकें, उसकी उम्मीदों और खौफ को जी सकें जो हम एंकरों की जमात रोज पैदा करती है। आप इस चीख को पहचानिए, इस चिल्लाहट को समझिए, इसलिए मैं आपको अंधेरे में ले जा रहा हूं। कोई तकनीकी खराबी नहीं है, आपका सिग्नल बिल्कुल ठीक है। ये अंधेरा ही आज के टीवी की तस्वीर है। लेकिन अगर आज की बात करें तो जो रवीश कुमार को हम यूट्यूब पर देखते हैं वो उनके पुराने दिनों की तुलना में काफी बदल चुके हैं। उनका करियर जो कभी देश के तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शुरू हुआ था, अब लगता है कि सिर्फ एक ही मुद्दे पर केंद्रित हो गई है, बीजेपी की आलोचना।
सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन जब कोई पत्रकार सिलेक्टिव पत्रकारिता करता है और बाकी पार्टियों की गड़बड़ियों को अनदेखा करता है तो वो चुनिंदा आक्रोश का शिकार लगता है। उदाहरण के लिए उन राज्यों में जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं, जैसे कर्नाटक और बंगाल और भी राज्य हैं, वहां की समस्याओं पर रवीश कुमार की चुप्पी सवाल उठाती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के आरोप लगे। अभी हाल ही में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध भी हुआ। पूरा देश उदास था, लेकिन रवीश कुमार इस मुद्दे पर भी ममता बनर्जी को डिफेंड कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का पीड़िता के घर जाना या पुलिस कमिश्नर का छात्रों के बीच जाकर कई घंटे तक बात करना, भले यह सब काफी नहीं हो, लेकिन यह सही है कि मुख्यमंत्री घटना के तीसरे दिन ही परिवार से मिलने गईं। बीजेपी के राज्यों में जब इस तरह की घटना होती है, तब क्या उनके नेता या मुख्यमंत्री पीड़िता के घर पहुंचते हैं? राहुल गांधी जब कोई बयान देते हैं जिससे पूरे देश में हलचल मच जाता है, उस केस में भी रवीश जी एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में यूएसए में हो रहे पब्लिक गैदरिंग में राहुल गांधी को बुलाया गया था और वहां वो कह दिए कि हमारे देश में रिलीजियस फ्रीडम खतरे में है और आज देश का सिख टर्बन और कड़ा नहीं पहन सकता। पूरे देश के सिखों के बीच इसको लेकर नाराजगी थी और रवीश कुमार ये कह रहे थे। जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, बीजेपी बोलना शुरू कर देती है कि विदेश में उन्हें क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। अब इन सब बातों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनकी पत्रकारिता का कैमरा सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों पर ही केंद्रित है। एक पत्रकार का काम है जनता के बातों को सत्ता के दावेदार या सत्ताधीशों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी राज्य से हो, किसी पार्टी से हो, किसी दल से हो या किसी समाज से हो। लेकिन जो काम गोदी मीडिया सत्ता का शीर्ष सिंहासन पर बैठे नेताओं के लिए कर रही है, वही काम आप अपोजिशन के नेताओं के लिए कर रहे हैं रवीश जी अक्सर गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और उन्हें सत्ता का चमचा बताते हैं। लेकिन क्या यह विडंबना नहीं है कि अब रवीश खुद विपक्ष के करीब नजर आते हैं? जिस रवीश को हम कभी निष्पक्ष पत्रकार मानते थे, वो अब चुनिंदा मुद्दों को ही उठाते हुए नजर आते हैं। उनकी एकमात्र फोकस बीजेपी की आलोचना है, चाहे मोदी हो या अमित शाह। रवीश का निशाना हमेशा उन पर ही होता है। लेकिन जब बात अन्य राज्यों में हो रहे भ्रष्टाचार या गड़बड़ियों की आती है तो रवीश का कैमरा एकदम बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और बाकी सभी पार्टियों ने उनकी नजर में मोक्ष प्राप्त कर लिया है। एनडीटीवी छोड़ने के बाद रवीश की यूट्यूब जर्नी बड़े जोर शोर से शुरू हुई थी। लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें वही पुराना सच्चाई से भरा रवीश मिलेगा जो सभी पक्षों को सवाल के कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन जैसे जैसे उनका चैनल आगे बढ़ा, उनके वीडियोस ने एक खास पैटर्न पकड़ लिया। अब उनके चैनल पर सिर्फ एक ही विषय है, बीजेपी विरोध। बाकी पार्टियों के काले कारनामे जैसे गायब हो गए। उनके द्वारा बताई गई न्यूज अब पत्रकारिता कम और एक्टिविज्म ज्यादा लगती है। उनके वीडियोस में वो सिर्फ उन्हीं लोगों को निशाने पर लेते हैं जिनसे उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। जब एक पत्रकार किसी खास पार्टी के खिलाफ ही बोलने लगे और बाकी सबको अनदेखा कर दे तो वो पत्रकार नहीं बल्कि एक्टिविस्ट कहलाता है। रवीश कुमार अब उन पत्रकारों में से हैं जो चुनिंदा सरकारों पर ही सवाल उठाते हैं। उन्होंने पत्रकारिता के उस मूल सिद्धांत को ही छोड़ दिया है जो सभी सत्ता के लोगों से सवाल पूछने पर आधारित था। पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत निष्पक्षता है और रवीश कुमार इसमें पिछड़ रहे हैं। अगर वो वापस अपने पुराने स्वरूप में लौट आएं और फिर से सभी पार्टियों को बराबर सवालों के कटघरे में खड़ा करें तो शायद वो फिर से जनता के दिलों में जगह बना पाएंगे। क्योंकि आज जो रवीश कुमार हैं वो सिर्फ हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे पेड़ की टूटी हुई टहनी, जैसे पुराने रेडियो पर बजता कोई बेअर्थ सा सिग्नल, जैसे गीली दीवार पर धुंधला पोस्टर, जैसे वक्त की किताब में दबा हुआ एक पुराना पन्ना। खैर, मेरे जैसे लोग उस पुराने पन्ने को याद करके खुश हो जाते हैं, इस ताक में कि जब मैं टीवी के जगह अपना यूट्यूब खोलूं तो वो आवाज़ फिर से सुनाई दे कि नमस्कार, मैं रवीश कुमार, और उस आवाज़ में किसी प्रकार का नकलीपन ना हो, वो एक ऐसी आवाज़ हो जो जनता की आवाज़ से मिलती हो। जय हिंद। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोई अपने नाम के आगे नमस्कार लगाता है क्या? 16 साल से मैं यही कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।